कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर एवं खून में विद्यमान चिपचिपा पदार्थ है जो चर्बी जैसा होता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के कार्य संचालन में कोलेस्ट्रॉल का कार्य महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोशिकाएं कार्यशील नहीं रह पाती। हार्मोन का निर्माण भी कोलेस्ट्रॉल बिना नहीं हो सकता। हमारे मस्तिष्क से शरीर के सभी अंगों को एवं शरीर के सभी अंगों से मस्तिष्क को संदेशवाहन कार्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। स्नायुओं में कोलेस्ट्रॉल इंसुलेशन कार्य करता है। शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन में कोलेस्ट्रॉल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार: एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड। एचडीएल का काम है कि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को धमनियों पर जमने नहीं देता। इसी गुण के कारण एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल 50 मिलीग्राम से ज्यादा हो इतना अच्छा है। एलडीएल 90 मिलीग्राम से कम हो इतना अच्छा है। एलडीएल की मात्रा अधिक हो तो खतरा और बढ़ जाता है। वीएलडीएल, इसका कार्य एलडीएल के कार्य जैसा ही होता है। एलडीएल और वीएलडीएल जितना कम हो इतनी एथेरोस्क्लेरोसिस की परेशानी कम होती है। ट्राइग्लिसराइड्स प्योर फैट है। वो एक ऐसी चर्बी है जो खून में स्वतंत्र रूप से ही मिली रहती है। वो किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स का प्रमाण बढ़ते ही हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल का शरीर में होना जरूरी है, पर इसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो खतरा है। अगर आप किसी भी बीमारी के शिकार नहीं हैं, तो आपको 35 साल होने पर लिपिड प्रोफाइल की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर ये रोग आपके कुटुंब से हैं, तो 30 साल की उम्र में ही जांच करवा लेनी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल के लिए सुबह खाली पेट खून लिया जाता है। लिपिड प्रोफाइल से एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल का एवं ट्राइग्लिसराइड की मात्रा का पता चल जाता है, जिसकी सामान्य मात्रा कुछ इस प्रकार होती है: कुल कोलेस्ट्रॉल 190 मिलीग्राम से नीचे, एचडीएल 50 मिलीग्राम से ऊपर, एलडीएल 90 मिलीग्राम से नीचे, ट्राइग्लिसराइड 130 मिलीग्राम से नीचे। कुटुंब में आनुवंशिक रूप से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड है तो व्यक्ति को एलडीएल, वीएलडीएल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा खून में ज्यादा हो सकती है। वैसे भी कुटुंब में खान पान की प्रथा एक सी होती है, जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। तनावपूर्ण परिस्थिति में लीवर में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म की क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर में एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। भोजन में ग्रहण की जाने वाली चर्बी के दो स्रोत हैं: जानवरों से घी, मांस, दूध इत्यादि, वनस्पतियों से जैसा मूंगफली का तेल, तिल का तेल, खोपरे का तेल, सरसों का तेल इत्यादि। ठीक उसी तरह चर्बी के भी दो प्रकार होते हैं: सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। आगे हमने देखा जैसे कि घी, अंडे, जानवरों का मांस, दूध, इन सब के उपयोग से ही सैचुरेटेड फैट बनती है। दूध एक संपूर्ण आहार है। उसमें रहे हुए सभी पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। हाँ, मगर मिल्क फैट जो है वो हृदय रोग की संभावना बढ़ाता है। मैं तो ये मानती हूँ कि 10 साल की उम्र के बाद की कोई भी व्यक्ति को पूरे दूध की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनके होल मिल्क नहीं चाहिए, उन्हें स्किम मिल्क का ही यूज करना चाहिए। जो दूध तैयार आता है उसे आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे 4 से 6 घंटे तक कम से कम फ्रीज में रख दीजिए और जब इतने घंटे आप दूध को फ्रीज में रखेंगे तो उसके ऊपर मलाई की एक तह जम जाएगी। वो तह को आप निकाल लीजिए। फिर वो हृदय रोग के दर्दी को भी कुछ नुकसान नहीं करेगा। जब डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि तेल कम खाइए, वजन कम करें, हृदय रोग की संभावना घटाए, तो हम सब ये करना चाहते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे करें, चलिए वो देखते हैं। ज्यादातर लोग के घरों में तेल की इतनी बड़ी बरनी तो होती ही है और उसमें चम्मच जो रहता है वो इतना बड़ा रहता है और जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो ये चम्मच से ही तेल डालते हैं। उसकी जगह तेल के लिए आप इतना छोटा सा बर्तन रखें और उसमें चम्मच भी एकदम छोटा सा रखें जिसमें मैक्सिमम 5 ml ही तेल आ जाए। ज्यादातर इंडियंस हम लोग रसोई 2 तरह से बनाते हैं, या तो हम जौक लगाते हैं या तो तलते हैं।
या तो रेयर केस में हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। मगर जब हम जोंक लगाते हैं तो पहले तेल डालते हैं, उसमें फिर थोड़ी सी ये राई डालते हैं और तेल को इतना गर्म करते हैं कि जैसे राई भी गर्म हो जाए। और जब तेल का टेम्परेचर इतना बढ़ता है तो पूरा पॉली अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है। इसीलिए खाना तलना नहीं चाहिए और जोंक लगाने की जगह हमें थोड़ा सा ऊपर से ही तेल डाल के रसोई बनानी चाहिए। जब हम सब्जी ताजी बनाते हैं और बना के बाद तुरंत ही खा लेते हैं तो वो सब्जी में कम तेल रहा और मसाला ठीक ठाक रहा तो भी वो सब्जी का स्वाद अच्छा रहता है और सब्जी के पूरे पोषक तत्व भी उसमें बने रहते हैं। इसीलिए हरदम फ्रेश खाना खाना चाहिए, कलरफुल खाना खाना चाहिए। जब भी आप मेनू प्लान करें तो ये ज़रूर सोचें कि एक सब्जी लाल है तो दूसरी हरी है, तो तीसरी चीज़ पीली है, तो चौथी चीज़ डार्क पिंक कलर जैसे कि बीट है। जितना खाना मल्टी कलर रहेगा, कलरफुल रहेगा, उतना आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलेगा जो हृदय रोग के दर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के कुछ आसान से उपाय हैं। एक है जीवन शैली और दूसरा है आहार। आइए देखें जीवन शैली और आहार के बदलाव से हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सिर्फ एप्पल ही नहीं, हर फल शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए हर व्यक्ति को दिन में 2-3 तरह के फल तो ज़रूर ही खाने चाहिए। फल में बहुत ही सारे मिनरल्स है, विटामिन्स है, फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि सीजनल फल खाएं ताकि पॉकेट के लिए भी अच्छा हो, स्वाद के लिए भी अच्छा हो और आप तरह तरह के फल पूरे साल में खा सकते हैं। हाँ, फल में दूसरी एक अच्छी बात है, वो है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर हमारे शरीर में मिल के कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत ही मदद करता है। इसीलिए आप आज से फल खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसे बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व हैं। उनमें बिल्कुल ही कैलोरीज नहीं होती है, तो मोटापा कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत ही काम आते हैं। रेसे हमें मिलते हैं मोटे अनाज में से, स्प्राउटेड बीन में से, फल में से और सब्जियों में से। हर व्यक्ति को हर खाने में बहुत ही सारे रेसे वाले खाने खाना चाहिए। आपको ज़रूर ये याद रखना है कि कोई भी मील ऐसा नहीं हो जिसमें सब्जी ना हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार ऐसा कर लेते हैं कि खाली छोले पूरी खा लेते हैं, खाली पानी पूरी खा लेते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि हमें रेसे की भी आवश्यकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काफ़ी घरेलू नुस्खे भी लोग अपनाते हैं। सोयाबीन का उपयोग बहुत ही गुणकारी है। हर एक व्यक्ति रोज का 25 ग्राम तक सोयाबीन ले सकती है। सोयाबीन को आप गेहूं के साथ मिला के आटा बना सकते हैं। सोयाबीन की बड़ियाँ मिलती है, उसको सब्जी में डाल सकते हैं, उसको भून के भी खा सकते हैं। मगर आपको याद ये रखना है कि रोज सोयाबीन लेना है। दूसरा, प्याज और लहसुन भी गुणकारी होते हैं, जिसका उपयोग आप खाने में नियमित तरीके से कर सकते हैं। शहद लेने से भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में फ़ायदा होता है, उसे आप पानी में डाल के भी ले सकते हैं। वॉलनट, रोज के 2-3 पीसेस वॉलनट ज़रूर खाने चाहिए, वो HDL बढ़ाने में बहुत ही गुणकारी है। इसबगुल, इसबगुल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, या तो रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इसबगुल लेने से भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में फ़ायदा होता है। कहते हैं कि आलमंड भी रोज खाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि 8-10 दाना भी ड्राई फ्रूट खाने से सेहत को बहुत ही फ़ायदा होता है। एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर चीज़ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में बहुत ही मदद करती है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है दवाइयाँ। दवाइयाँ तरह तरह की मिलती है। बाज़ार में 3 मेजर क्लासेस बहुत ही प्रचलित है। मेजर दवाइयाँ स्टैटिन्स, फाइब्रेट्स और निकोटिनिक एसिड से बनी दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो खुराक से कोलेस्ट्रॉल को शरीर में अंदर जाने नहीं देती। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देती। हमारे खुराक से कोलेस्ट्रॉल जो जाती है शरीर में, वह सिर्फ शरीर के कोलेस्ट्रॉल का 20% हिस्सा दान देती है, पर शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनती है वह 80% उसका प्रदान रहता है। इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी दवाई आपको लागू होगी,
वह जानकारी आपके डॉक्टर ही दे सकते हैं। खुराक, जीवन शैली, व्यायाम, यह बातें इतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि दवाइयाँ। दवाइयाँ शक्तिशाली ज़रूर है, पर जीवन शैली, व्यायाम और आहार के आधार पर उसकी शक्ति काम आती है।